हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनअकैडमी। मैं मुकेश कटारे, आप सभी का स्वागत। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो पेपर 4 है उसमें जो थिंकर हैं महर्षि अरविंद, उनके बारे में। ये जो पेपर 4 है उसमें 19 थिंकर के बारे में, जिसमें कुछ थिंकर हैं, कुछ दार्शनिक हैं, कुछ समाज सुधारक हैं, कुछ समाज सेवक हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है। ऐसे 19 और 2020 का जो सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें भी ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। तो हमें ये पढ़ना किस पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ता है कि पढ़ने की अप्रोच क्या होना चाहिए इसमें। तो देखो, इसमें क्या रहता है कि महर्षि अरविंद की जो शिक्षाएं थीं, जो इन्होंने बताया, जो इनकी एथिकल शिक्षा, जैसे महर्षि अरविंद राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ इन्होंने आध्यात्मिक भी विचार प्रस्तुत किए, शिक्षा संबंधी विचार प्रस्तुत किए, मानव, सुपर माइंड, इन सब के बारे में भी बताया। तो ये सब चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना होता है कि इनकी वर्तमान में प्रशासन में कितनी उपयोगिता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर हमें महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ना है। तो पहले शॉर्ट में हम उनका एक जीवन परिचय देख लेते हैं कि महर्षि अरविंद जो हैं, इनका जीवन परिचय। यदि आपसे क्वेश्चन आया कि महर्षि अरविंद के बारे में एक लेख लिखिए पेपर 4 में, तो हमें थोड़ा सा जीवन परिचय बताना पड़ेगा, उनकी किताबें बतानी पड़ेंगी, देन फिर उसके विचार। और पर्टिकुलर अगर सिर्फ किसी विचार पर पूछा जाता है तो हमें उसके बारे में ही जानकारी देनी होगी, राइट। तो ये महान दार्शनिक, क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी नेता और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक श्री अरविंद घोष का जन्म 1872 में एक बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता बंगाल के प्रसिद्ध सिविल सर्जन थे। बचपन से ही इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा प्रदान की गई। उच्च शिक्षा के लिए ये इंग्लैंड भी जाते हैं, पढ़ने के लिए इन्हें वहाँ भेज दिया जाता है। ये काफ़ी शार्प माइंड थे, इनका आईक्यू बहुत ज़्यादा तेज था। तो कुशाग्र बुद्धि के बल पर ये इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं, उसमें चयनित भी हो गए। लेकिन उसमें होता क्या था, घुड़सवारी का परीक्षण होता था। तो उस घुड़सवारी के परीक्षण में ये पास नहीं हो पाए, तो अंतिम रूप से इनका नाम नहीं आया, राइट। तो अब इनके बारे में हम कुछ किताबें भी देख लेते हैं कि महर्षि अरविंद ने कौन कौन सी किताबें लिखी। अनेक किताबें, 2-3 किताबें आपको याद रहें, जैसे सावित्री लिखी इन्होंने, इंडिया डिवाइन लिखी, एसेज ऑफ गीताज लिखी, सिंथेसिस ऑफ योगा लिखी, ह्यूमन साइकिल लिखा। इन किताबों से ही इनके विचारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इनके जो विचार हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। कि पहला जो विचार है, पहला क्या है कि महर्षि अरविंद यहाँ पर जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में इनके शुरुआती विचार उग्र राष्ट्रवादी, यानी ये गर्म दल वालों में बिलोंग करते थे। आपको याद होगा कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है जब 1885 से लेकर के 1905 तक का काल, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय हम इसे उदारवाद के युग के नाम से जानते हैं। लेकिन बंगाल विभाजन हो गया, तब फिर उदारवाद और दूसरी तरफ जो गर्म दल थे उनमें विरोध शुरू हो जाता है। तो 1905 से लेकर के 1919 करके काल को हम गर्म दल के नाम से जानते हैं। तो ये जो गर्म दल है, इसमें 4 प्रमुख नेता आते हैं। एक आते हैं लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, और इसी में नाम जुड़ता है महर्षि अरविंद घोष का। तो ये पहला जो फेज है इनके जीवन का, जब ये राष्ट्र के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, उस संबंध में इनके विचार देते हैं। और फिर बाद में ये क्या होते हैं, अध्यात्म की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। ये इनमें एक बड़ा चेंज आया। तो इन्होंने पौंडीचेरी में अपना एक आश्रम भी स्थापित किया है, अरुविले आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो अब इनके विचारों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उनके जीवन का जो पहला चरण है, जब वे क्रांतिकारी थे और उन्होंने कांग्रेस, जिसमें जो उदारवादी थे, तो उनकी नीतियों से पूरी तरीके से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि इनकी नीतियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, इस तरीके से तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वे कहते हैं कि याचिकाएं, प्रार्थना पत्रों के बलबूते देश की आज़ादी का सपना वो बेकार है।
तो अब शुरुआत के दौर में तो वो PPP की पॉलिसी पर चलने वाले नेता थे, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेक्शन, डेलीगेशन, मिलना, लेटर लिख करके अपने मांग रख देना। तो उनसे ये संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने उदारवादियों और कांग्रेस की भरपूर आलोचना की। इसके संबंध में इन्होंने अपने जो विचार थे वो प्रकाशित किए हैं, न्यू लैंप फॉर ओल्ड्स जैसे लेख प्रकाशित किए और खुलकर आलोचना करते रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण जब उनका स्टार्ट होता है तो उनके भाई जो थे उन्हें मानिकटोला बम कांड में हत्याकांड का उन्हें आरोपी बना करके और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। इससे ये बड़े विचलित हुए। तो फिर विचलित हो जाते हैं, तो फिर उसी समय जब इन्हें भी जेल में बंद किया गया था तो जेल में रहते हुए इन्होंने चिंतन मनन आध्यात्म इस पर काफ़ी काम किया और वहीं इनका जो जीवन है स्पिरिचुअलिटी की ओर डाइवर्ट हो जाता है। पौंडीचेरी में रहे तो वहीं पर अरुविले आश्रम इनकी स्थापना की। एक फिल्म एक्टर विनोद खन्ना वो भी इनके आश्रम में कुछ दिनों तक गए थे, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था आधुनिक समय में। 1950 में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, अब इनके अलग अलग पॉइंट पर हम विचार देखते हैं, जैसे राजनीतिक इनके विचार क्या है, शैक्षिक इनके विचार क्या हैं। तो राजनीतिक विचारों की अगर हम बात करें तो इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की है। ये निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है कि इनका ये जो निष्क्रिय प्रतिरोध संबंधी विचार है ये आयरलैंड से लिया गया है। गांधी जी का जो निष्क्रिय प्रतिरोध है, इनएक्टिव रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, प्रोटेस्ट भी जिसे कहते हैं, उससे ये अलग है। गांधी जी पूर्ण तरह अहिंसा की बात करते हैं, वो किसी भी प्रकार की हिंसा की बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ महर्षि अरविंद थोड़े से अलग हैं। वो कहते हैं कि प्रतिरोध अहिंसात्मक हो, करेक्ट है ये बात, लेकिन यदि सरकार निर्दयी हो जाए, क्रूअल हो जाए, उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाए तो फिर हिंसा का प्रयोग करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये जो विचार है अहिंसा वाला वहाँ तक इफ़ेक्टिव है जब आपकी बातों को सुनने के लिए सरकार संवेदनशील है। अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती है तो फिर आप कब तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाओगे। तो ये कहते हैं कि फिर हमें ये अपनाना चाहिए, लेकिन वो ध्यान रखना ये बात कहते हैं कि ये अंतिम उपाय है, ये लास्ट टूल है। ऐसा नहीं है कि ये पहला टूल है। हिंसा का रूप ऐसा हो जिससे किसी की नुकसान ना हो। हम अपने सेल्फ डिफेंस में हिंसा ज़रूर कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर गांधी जी और इनके जो विचार हैं वो अलग हो जाते हैं, राइट। देखो क्या होता है, आज भी डेमोक्रेसी है तो आज भी हमें ये बात समझ में आती है कि यदि मान के चलो कुछ लोग आंदोलन करते हैं, कुछ लोग हैं या एक अकेला व्यक्ति भी स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, अनशन कर रहा है, तो उसकी ये स्ट्राइक और अनशन अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी बात तो सुने कि आखिर उसकी डिमांड क्या है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम संवेदनशीलता। अगर संवेदनशीलता हीनता में बदल जाए तो फिर वो बैठा बैठा जान दे देगा। गंगा नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए एक संत थे, 60-65 दिन लंबे उपवास पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हुआ क्या कि उनके प्राण चले गए, राइट। तो ऐसी स्थिति में फिर ये काम नहीं करना चाहिए। अंग्रेज़ों के समय अंग्रेज ध्यान देते थे, वहाँ पर जब अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जाता था तो वो सुनते थे, पूरा करें ना करें, बात उनको नहीं माननी है, लेकिन बात को एटलीस्ट समझना तो चाहिए कि लोग बैठे क्यों हैं। तो ये इनका जो निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार अगर हम आज के संदर्भ में हम बात करें तो क्या आज इफ़ेक्टिव है या नहीं है। आज भी ये विचार पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगला आता है महर्षि अरविंद। इन्होंने कहा है कि स्वदेशी का प्रसार करो, विदेशी का बहिष्कार करो, और ये हमेशा से ये बिल्कुल सत्य है। बेशक हम आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में पहुंच गए, वैश्वीकरण के दौर में पहुंच गए, लेकिन इस वैश्वीकरण के दौर में भी हमें अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को, अपने स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इस विचार में कहीं से लेके कहीं तक कोई कमी नहीं है। अभी आप देखो कोविड-19 क्यों आया, अब हम उसके सैम्पलिंग के लिए चाइनीज या अन्य किटों पर निर्भर हैं तो ये नुकसान होता है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला
कि सरकारी जो शिक्षण संस्थान है उनका बहिष्कार कर देना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा की नीति का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि इन संस्थाओं से अंग्रेजी प्रशासन को बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रवादी व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचेगा कि जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं उन संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित सभी संस्थाओं का बहिष्कार कर देना चाहिए। जनता द्वारा सरकार का क्या कर देना चाहिए? बहिष्कार कर देना चाहिए। ये सब बातें उनके द्वारा की जाती हैं, राइट। इसके बाद महर्षि अरविंद के जो विचार हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि ये विचार ऐसे हैं कि आज रखे गए हैं, आज संविधान लागू होने के बाद इन सब चीज़ों को मान्यता मिली हुई है। वो कहते हैं कि किसी भी समाज या देश में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आवश्यक हैं। पहला वो बोलते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी विदेशी नियंत्रण से मुक्ति चाहिए, और इस बात को लेकर के तो संघर्ष किया गया। दूसरी बात करते हैं वो आंतरिक स्वतंत्रता, यानी किसी वर्ग, समूह विशेष, उनका सामूहिक नियंत्रण मुक्त, यानी हम किसी के अधीन ना रहें। स्वतंत्रता से मतलब ये नहीं कि बस अंग्रेज चले गए, अभी भी कम से कम हम किसी का आधिपत्य, जैसे बंधुआ मजदूरी की जाती है, ये सब चीज़ों का ये समापन की बात करते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रीय चेतना की जागृति रहेगी, तभी तो व्यक्ति राष्ट्रवाद और इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाएगा, राइट। उनके अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले ये जब नहीं होगी, अगर ये है तभी अन्य स्वतंत्रताएं प्राप्त कर सकते हो, बिना इसके दूसरी कोई फ्रीडम आपको नहीं मिल सकती, ठीक। तो विदेशी शासन जब रहे तो उसमें आप बोलो कि मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाए, तो ये पर्याप्त नहीं है, प्राप्त हो ही नहीं सकती है। जो औपनिवेशिक शासन की बात करते थे, तो औपनिवेशिक शासन क्या होता है कि व्यक्ति को आंतरिक प्रशासन करने की छूट मिल जाएगी, लेकिन बाहर एक्सटर्नल डिफेंस, इन सब पर अंग्रेज़ों का शासन रहेगा। तो इन विचारों से पता चलता है कि स्वामी जी इसके भी खिलाफ थे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है, इसके बिना अन्य दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं हो सकती। अगला आता है अधिकारों की बात करते हैं। तो महर्षि अरविंद घोष ने 3 प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति यानी मीडिया, इसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करेगा तब तक उसे साकार रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि विचार कैसे हों, राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हों, मानवता के प्रति हों, एथिकल हों, ठीक है। तो किसी भी संस्था, प्रशासन या सरकार को चलाने में विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये मीडिया को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक पूरक है, सप्लीमेंट्री क्लॉज है, ठीक है। तो आज देखोगे, आज ये हमें मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट के रूप में मिला है। आर्टिकल 19 में लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ संगठन निर्माण का अधिकार, यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, है ना, समूह बनाने का, तो ये भी आज भारतीय संविधान में दिया गया है, संगठन बनाने का अधिकार। देख सकते हो आप इसको, क्योंकि कोई भी संस्था बना सकते हो, कोई संगठन बना सकते हो। तो ये व्यक्ति जो है, व्यक्ति कैसा है, सामाजिक प्राणी है, एक अकेला व्यक्ति जीवन नहीं गुजार सकता, इसलिए समूह संगठन होना ये उसका एक अधिकार है, राइट। और एक जरूरी सूचना और एक आवश्यक सूचना, अनअकैडमी जो प्लस है ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रहता है, तो इस पर अलग अलग कैटेगरी में क्लासेस चलती हैं। यहाँ इसको ज्वाइन करने का बहुत सिंपल तरीका है, ये रेफरल कोड जो रहेगा मुकेश लाइव यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट रहते हैं, तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो क्लासेस अभी कंडक्ट कर रहा हूँ उसमें एक 2020 के लिए यहाँ जो पेपर 2 है उसकी क्लास चल रही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हरी सिंह सर और मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आने वाले मंथ में यहाँ पर जियोग्राफी और एथिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ जो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो ये स्टडी फ्रॉम होम होता है, मात्र 17 रुपये पर डे खर्च होता है, और आप यहाँ पर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन कर सकते हैं, EMI का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। भारत के टॉप एजुकेटर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं।
एक MPPSC चैम्पियनशिप अभी स्टार्ट हुई है, जिसमें पहला टेस्ट जो रहेगा 17 मई को रहेगा, यानी कल रहेगा। तो उसमें आप अपना एनरोलमेंट ज़रूर करा लें। ये फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें 2 पेपर रहेंगे। ये 2 पेपर, एक GS1 और GS2, बिल्कुल उसी पैटर्न पर रहेंगे जैसे कि MPPSC पूछता है। पहला 17 मई को होगा, फिर अगला 31 मई को, फिर 14 जून को, 28 जून को, 12 जुलाई को रहेगा। इसमें जो टॉप एजुकेटर हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनके द्वारा इसका एनालिसिस कराया जाएगा। उन्हीं के द्वारा ये पूरा FLT बेस पर रहेगा। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उसे एनरोल करा लें। एनरोल करा करके आप यहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहते हैं, वो सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में है। 1 साल का फीस 7,000 रुपये होता है, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500, 1 महीने का 1,400। बट इसको पे करने से पहले यदि आप रेफरल कोड में मुकेश लाइव या मुकेश कटारे यूज करते हैं तो 10% आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। 7,000 जो कोर्स फीस है 6,300 रह जाता है, 5,600 के स्थान पर 5,040 रह जाता है, 3,500 से घट करके 3,150 रह जाता है। ये इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम महर्षि अरविंद के और विचार देखते हैं। महर्षि अरविंद जो है आत्मा से राष्ट्रवादी थे। ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति सिर्फ कहता है, यानी एक व्यक्ति होता है कि शरीर और आत्मा दोनों मिलकर के राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ये राष्ट्रवाद इनका सिर्फ बाहरी आउटर नहीं है, ये इनकी आत्मिक आवाज़ है, यानी आध्यात्मिक रूप में भी ये लेकर के चलते हैं। और इसीलिए समझो वो कहते हैं कि अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे, संगठित थे, इतने उनके पास आधुनिक सेना थी, आधुनिक हथियार थे, उसके बाद भी हम लोग जो हैं, हम लोगों ने उनको यहाँ से न सिर्फ पराजित किया, इनको भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसा कैसे संभव था? तो वो कहते हैं भारत जो है, भारत माँ के रूप में उन्होंने देखा था कि ये वेड़ियों में जकड़ी हुई है। उनकी खुद की इच्छा थी कि हम सब एकजुट हो जाएं और उन्हें आज़ादी दिलाने की बात करें। तो इनका जो राष्ट्रवाद अध्यात्म और मानवता दोनों को जोड़ता है। श्री अरविंद उस समय के सबसे सफल राष्ट्रवादी माने जाते हैं और उन्होंने उदारवादियों की आलोचना भी की। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वारा देश में एक नए उत्साह को फैलाया। वो कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम मनुष्य चाहे अलग अलग संस्कृति का हो, अलग अलग जाति का हो, धर्म का हो, लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना उसे एकजुट बना देती है, एक सूत्र में बांट देती है। वो बताते हैं कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवी एकता है। उनके विचार उनके द्वारा लिखे गए एक लेख वंदे मातरम में मिलते हैं। महर्षि अरविंद स्वतंत्रता और लोकतंत्र के प्रबल समर्थक। ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए उनका एक फेमस कोटेशन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की प्राणवायु है। यानी प्राणवायु से मतलब है ऑक्सीजन, कि यदि आप देश में रहते हो, इंसान के रूप में रहते हो, तो फिर आपको स्वतंत्रता तो मिलना चाहिए। पराधीनता, दूसरे के अधीन, ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। आज भी प्रशासन में ये उतना ही इफेक्टिव है। महर्षि अरविंद घोष लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन अति केंद्रीकरण और तानाशाही की प्रवृत्ति के बिल्कुल विरोधी थे। तो आज भी अगर आप देखोगे तो सरकार क्या बढ़ावा देती है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देती है और चुनी हुई सरकार, प्रतिनिधित्व सरकार के द्वारा काम किया जाता है। यानी सारी शक्तियां जनता से मिलती हैं, जनता ही उनके लिए मार्गदर्शक है और जनता ही उनके लिए प्रशासक है। तो इस प्रवृत्ति का उन्होंने विरोध भी किया था। तो पूर्णतः आज ये यहाँ काम करती है। कैसे जनता को सशक्त बनाएंगे? पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। जन भागीदारी से ही प्रशासन में नियंत्रण स्थापित होता है, जन भागीदारी से ही प्रशासन को कार्यशील बनाया जाता है। महर्षि अरविंद के मानव एकता के संबंध में विचार, इसे विश्व एकता भी कहते हैं। वो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों को एकजुट होकर के काम करके और पूरा एक विश्व का संघ का निर्माण करना चाहिए। यानी ये कोई क्षेत्रीय या सिर्फ देश तक इनके विचार सीमित नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए, संपूर्ण मानव जाति की बात करते हैं। तो इसी सब को ध्यान में रखते यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं बनाई गई है ना, और वो उतनी इफेक्टिव हालांकि आज नहीं लग रही हैं, मगर फिर भी ऐसा सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। उनके अनुसार मानव एकता प्रकृति की देन है, तभी तो मनुष्य निरंतर सामाजिक संस्थाओं का विकास करके आपस में एकता प्रदर्शित करता है ना। कि जैसे मनुष्य पहले तो बायोलॉजिकल एनिमल के रूप में जन्म लिया था, लेकिन धीरे धीरे सोशल एनिमल बना, सामाजिक प्राणी बना, तो उसमें उसका परिवार, गांव, क्षेत्र, राज्य सब कुछ मिल जाता है
ठीक है। महर्षि अरविंद ने मानव इतिहास के 6 चरण बताए थे और अंतिम चरण के रूप में वो ये कहते हैं कि पूरे विश्व के सभी देश अपने जो भी विवाद हैं, धार्मिक विवाद हैं, उनको त्याग करके और आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, यानी मोक्ष की बात करते हैं, वैश्विक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद महर्षि अरविंद के हम राज्य संबंधी विचारों को देख लेते हैं कि राज्य के बारे में ये कहते हैं कि ये किसी सामाजिक समझौते या दैवीय आधार पर नहीं बना है, बल्कि ये धीरे धीरे विकसित होने वाली संस्था है। ठीक है। कौटिल्य ने कहा है कि राज्य का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, सामाजिक समझौते के फलस्वरूप हुआ था, मगर इनका मानना है कि धीरे धीरे ये एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट, उससे बना। वो राज्य को सीमित शक्तियां देने की बात करते हैं। राज्य से मतलब सरकार, कि राज्य को केवल बाधाओं और अन्याय को रोकने का काम करना चाहिए। ये बड़ा काम का पॉइंट है। रोल ऑफ द स्टेट, जो एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में, तो रोल ऑफ द स्टेट के बारे में हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए। जहाँ व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं वहाँ चलने दो, जहाँ व्यवस्थाएं ठीक से नहीं चलती हैं वहाँ पर उसे इंटरफेयर करना चाहिए। यानी कोई रुकावट आती है तो, इनजस्टिस होता है तो उसको रोकने का काम स्टेट का है। जो सब नॉर्मल है उसको कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो वो कहते हैं राज्य मनुष्य के संपूर्ण विकास का साधन नहीं हो सकता है, व्यक्ति के अंदर खुद ऐसी चेतनाएं जागृत करने की कोशिश करना चाहिए। महर्षि अरविंद समाजवाद संबंधी इनके विचार हैं। समाजवाद को उन्होंने कहा है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। पब्लिक वेलफेयर होगा तो समाजवाद के द्वारा ही होगा, क्योंकि समाजवाद में कौन से तत्व आते हैं? समाजवाद में आता है कि सभी को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के, उत्पादन के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे। तो सभी को समान अवसर मिलेंगे तभी तो पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण होगा। अगर किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली हो, एक उसी को सारे अधिकार मिलें, अन्य को ना मिलें, तो कैसे काम चलेंगे? राइट। तो समाजवाद राज्य शक्तियों के केंद्रीकरण के सिद्धांत और सर्वाधिकारवाद के ये समर्थन में बात नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में आज के समय यही है और सरकार भी यही सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। इसीलिए राज्यों को भी अधिकार दिए जाते हैं, पंचायतों को भी अधिकार दिए जाते हैं, नगर पालिकाओं को भी अधिकार दिए जाते हैं। राइट। महर्षि अरविंद ने लास्ट में थोड़ा सा और समझ लो, महर्षि अरविंद ने स्वतंत्रता संग्राम को सामान्य या राजनीतिक न मान करके क्या बताया? ईश्वरीय इच्छा का परिणाम बताया। वो कहते हैं कि भारत माता की मुक्ति के लिए सभी मनुष्यों को धार्मिक कार्य मानते हुए एकजुट होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा हुआ भी था। ठीक। लोकतंत्र संबंधी विचारों को भी देख लें, वो भी लिखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। महर्षि अरविंद घोष प्रातिनिधिक लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं। ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र। मतलब ये कि हम जैसे विधायकों को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं, बहुमत प्राप्त दल जो होता है वो शासन करता है, लेकिन जो बहुमत प्राप्त दल होता है वो जब उसका चुनाव हो जाता है तब हमारा नियंत्रण नहीं रहता। हमें राइट टू वोट है बट राइट टू रिकॉल नहीं है। तो उनका मानना है कि जनता के शासन के नाम पर कुछ कुलीन यानी कि जो साधन संपन्न लोग हैं, जो धनी व्यक्ति है, वही शासन करते हैं। जनता को राजनीतिक आर्थिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं लेकिन व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। ये बात इनकी काफ़ी हद तक आज सटीक भी है। देश में बात करो तो 15-16 परिवार हैं, वही शासन करते हैं, है ना। आप देख सकते हो, मैं किसी का नाम लूँ कि एक फैमिली है, इतने 70 सालों से है, उसके लोग वही शासन करेंगे। नया व्यक्ति को प्रवेश करने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, जो काफ़ी ठीक प्रतीत होती है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में केंद्रीकरण का बोलबाला है, परंतु विकेंद्रीकरण के द्वारा उसके दोषों को खत्म कर सकते हैं। यानी आप इन परिवारों से बाहर हटो, आप आम जनता के बीच में लोगों को लेके आओ, उनको भी अवसर प्रदान करो, तब जाकर के ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है। बिना उसके ट्रू डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। तो महर्षि अरविंद के ये जो विचार हैं ये तो बहुत बहुत काम के। ठीक है। फिर इनके जो सुपर माइंड इन संबंध विचार हैं, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति जब मस्तिष्क का अतिक्रमण करके शाश्वत सत्ता की अनुभूति करता है, यानी हम अपने जो स्वयं की चीज़ों को जिनको हमें पसंद है उसको हम प्रेफरेंस दें, उससे हट कर के जो वास्तव में सही है उसकी ओर जब अग्रसर हो जाते हैं, तब जो स्थिति बनती है उसे सुपर माइंड के नाम से जानते हैं।
और सुपरमैन ये माइंड और सुपर माइंड के बीच की अवस्था है जो धीरे धीरे विकसित होती रहती है, राइट। लास्ट में महर्षि अरविंद, इसको लेकर के हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो महर्षि अरविंद भारतीय साहित्य दर्शन के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने राष्ट्र को भारत माता के नाम से संबोधित किया, जो कोई जियोग्राफिकल एरिया नहीं बल्कि इसे माँ काली का रूप माना। अतः महर्षि अरविंद एक महान भारतीय दार्शनिक, क्रांतिकारी विचारों के प्रणेता, राष्ट्रवाद राजनीतिक न होकर आध्यात्मिक था। उन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्र को धर्म से जोड़कर जन जन को धर्मपरायण बनाने में अमूल्य योगदान दिया। कंक्लूजन आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर वो कुछ किसी पर्टिकुलर, जैसे उन्होंने पूछा महर्षि अरविंद के समाजवाद संबंधी विचार दो, महर्षि अरविंद के लोकतंत्र संबंधी विचार दो, राजनीतिक विचार दो, तो वो भी लिख सकते हो। शिक्षा संबंधी जो महर्षि अरविंद के विचार हैं उनको भी समझ लो। तो राष्ट्रीय शिक्षा की बात की है उन्होंने, नैतिक शिक्षा, उन्होंने फिजिकल शिक्षा, उन्होंने जो टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब का समर्थन किया हुआ है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और महर्षि अरविंद पूछा भी जा सकता है 2020 में भी, 2019 में भी। तो मुझे लगता है कि आपके आज के इस लेक्चर में सभी प्रकार के डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर दें, हम उसको अगले लेक्चर में ले लेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए मुकेश लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिल सकता है।